Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is the last lecture of our balance of payment and foreign investment, and after this lecture we are going to begin the international institutions, which will take around 6 to 7 lectures in which we will cover important three topics, that is the WTO. It will take around 4 to 5 lecture, then IMF and World Bank. Rest of the lecture you are going to cover in international relations. From the economics point of view, these three are the most important international institutions for our economics purpose. ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर से चालू करते हैं। आज हमें बड़े स्मॉल टॉपिक्स पढ़ने हैं और काफ़ी ओल्ड फोल्ड टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन क्राइसिस क्या थी, फिर इसके बाद यूरोजोन क्राइसिस क्या थी, ब्रिटेन, ब्रेक्जिट एंड एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी। फाइन, तो चलिए चालू करते हैं हम अमेरिकन क्राइसिस से। अमेरिकन क्राइसिस इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, ऑफ 2008। फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 आप सब जानते हैं 2008 में अमेरिका में एक क्राइसिस आई थी, ठीक है, जिसे फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाता है। ठीक है, इसे फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अमेरिकन रिसेशन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अमेरिकन रिसेशन। अब भाई कैन एनीवन टेल मी कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसेशन? देखो भाई, रिसेशन का मतलब होता है अगर आपके कंट्री की जीडीपी, ठीक है, अगर आप कंट्री की जो जीडीपी है वो लगातार 2 क्वार्टर से नीचे जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इन क्वार्टर नंबर 1, आई होप आपको क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 ये सब पता है। नहीं पता तो वी विल डिस्कस इन जीडीपी नेशनल इनकम चैप्टर। ठीक है, तो उस टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आई हैव टू अगेन टेक 15-20 मिनट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। सो जस्ट ट्राई टू मुक अप दिस फॉर द टाइम एंड लेटर आफ्टर नेशनल इनकम यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फाइन, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो भाई, क्वार्टर 1, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हमारे यहाँ क्वार्टर 1 की अलग ग्रोथ रेट आती है, क्वार्टर 2 की अलग ग्रोथ रेट आती है। अगर किसी भी 2 क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, कम हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और याद रखना वो पिछले क्वार्टर से मैच नहीं की जाती है। ठीक है, पिछले क्वार्टर से मैच नहीं की जाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे 2021 चल रहा है, ठीक है, क्वार्टर 1 की ग्रोथ रेट आ गई मान लो 4%। ठीक है, अब क्वार्टर 2 की ग्रोथ रेट आ गई 3%। तो इसको इससे मैच नहीं करेंगे, क्वार्टर 1 से मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको दोबारा 2020 में जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू मैच फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर। ठीक है, मतलब लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर। समझ में आया क्यों? जस्ट बिकॉज कि मान लो ये जो क्वार्टर हो, मान लो 2021 का वाला जो क्वार्टर है, इसमें दिवाली या क्रिसमस या न्यू ईयर हो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी। और यहाँ पर मान लो कोई बारिश वाला सीजन है जहाँ पर डिमांड ऑटोमेटिकली गिर जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन ये दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये दोनों कंपेयर नहीं किया जाता, इसलिए हम लास्ट ईयर के क्वार्टर को कंपेयर करते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर यहाँ पर भी न्यू ईयर वाला सीजन होगा क्वार्टर 1 में, और यहाँ पर भी न्यू ईयर वाला सीजन होगा। तो दोनों में डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो इसके हिसाब से हम बोलते हैं हाँ भैया कि यहाँ पर डिमांड बढ़ी है। अदरवाइज आप यहाँ इस पे जो क्वार्टर टू कंपेयर करेंगे पिछले लास्ट ईयर का, बिकॉज दोनों में बारिश हुई होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं भी आ रहा है तो टेंशन मत लो, बस मैं आपको रिसेशन का मतलब बताना चाहता था। नहीं भी आया समझ में तो दोबारा वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन दैट नेशनल इनकम चैप्टर। बट फिर भी एक और बता देता हूँ कि भाई अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी लगातार 2 रिसेशन में फॉल करती है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, फॉर एग्जाम्पल 4%, फिर 3%, ठीक है, 2 क्वार्टर में फॉल करती है, और ठीक है, अगर 2 क्वार्टर में फॉल करती है तो देन दैट फिनोमिना इज नोन एज रिसेशन। ठीक है, इट इज़ नोन एज रिसेशन। ओके, तो सेम चीज़ कहाँ हुई थी? सेम चीज़ हुई थी अमेरिका में। सेम चीज़ कहाँ हुई थी? सेम चीज़ हुई थी अमेरिका में। एक्चुअली में हुआ क्या था? ठीक है, हुआ क्या था उससे पहले एक वर्ड और समझो कि भाई ये जो अमेरिकन क्राइसिस है, या अमेरिकन फाइनेंशियल क्राइसिस है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब प्राइम क्राइसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब प्राइम क्राइसिस। वाई इट इज़ नोन एज सब प्राइम क्राइसिस? बिकॉज हियर द लोन वॉज गिवन टू द सब प्राइम कस्टमर। बिकॉज यहाँ पर जो लोन दिया गया था वो सब प्राइम कस्टमर को दिया गया था। अब ये भाई सब प्राइम कस्टमर क्या होते हैं? सब प्राइम कस्टमर वो होते हैं जिन्होंने लास्ट कुछ पिछले सालों में, मतलब कभी भी जब लोन लिया हो तो पिछली बार उन्होंने डिफॉल्ट किया अपना लोन। जैसे फॉर एग्जांपल इन लोग को इस महीने की इंस्टॉलमेंट देनी थी और इन लोगों ने इस महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं दी। ठीक है, 2 महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं दी। इन शॉर्ट दे हैव डिफॉल्टेड देयर लोन, बट बाद में रिकवरी हो गई थी। ठीक है, बट बाद में रिकवरी हो गई थी। अब देखो क्या हुआ कि यूएस में एकदम से ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। ठीक है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। फाइन, और उस टाइम पे ये जो बैंक वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग करना चाहते थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग करना चाहते थे फॉर मेकिंग देयर प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लैंडिंग करना चाहते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई क्यों ना हम सब प्राइम कस्टमर को भी लोन दें, क्यों ना हम सब प्राइम कस्टमर को भी लोन दें।
और सब प्राइम कस्टमर कौन होते हैं? जिन्होंने पास्ट में डिफ़ॉल्ट किया हो, जिन्होंने पास्ट में डिफ़ॉल्ट किया हो। लेकिन भाई जिन्होंने पास्ट में डिफ़ॉल्ट किया हो मतलब जो एक बार डिफ़ॉल्ट कर सकता है वो दोबारा भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अगर आपको एक बार गर्लफ्रेंड धोखा दे सकती है आपकी, तो दोबारा भी दे सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कैसे इंश्योर किया जाए कि वो लोग आगे हमें धोखा न दें? तो एक चीज़ की जा सकती है भैया, उनसे हम उनका घर गिरवी रखवा लेते हैं। मतलब उनसे हम अपना घर गिरवी रखवा लेते हैं। आप ये सोचो, अगर आपने मुझे पिछली बार आपने मुझसे पिछली बार कोई लोन लिया हो मान लो 15,000 रुपये का, और आप डिफ़ॉल्ट कर गए हो। मतलब आपने इसे 2 साल में देने का प्रॉमिस किया था, बट आपने मुझे इसे 5 से 6 साल बाद दिया, ठीक है? लेकिन अब आप दोबारा माँगने आ गए। लेकिन मैंने इस बार सोच के रखना है कि भई इस बार तो आपको लोन नहीं देना है, अदरवाइज़ मेरा पैसा फिर से डूब जाएगा या बहुत लंबे टाइम बाद मिलेगा। तो अल्टीमेटली एंड में क्या होगा, मैं बोलूँगा भई अगर आपको मेरे से पैसा चाहिए, तो आप इक्विवेलेंट अमाउंट की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा आप मुझसे 15,000 रुपये माँग रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ भई आप मुझे 15,000 या उससे ऊपर की कोई भी चीज़ गिरवी रख दो। ठीक है? आप मान लो अपनी सोने की अंगूठी रख सकते हो, सोने का कुछ भी मतलब नेकलेस-वेकलेस व्हाटएवर यू वांट टू कीप इट, आप रख सकते हो। ठीक है? उसी प्रकार से लोगों ने क्या किया, सब प्राइम कस्टमर से यहाँ पर अपना जो घर था वो गिरवी रखवा लिया। ठीक है? गिरवी रखवा लिया। अब देखो होता क्या है कि इन्होंने जैसे ही अपना घर गिरवी लगवाया, अब सिंपल सी बात थी, कुछ टाइम तक इन्होंने पेमेंट कंटिन्यूअसली दी, ठीक है? लगातार इन्होंने जो पेमेंट थी कंटिन्यूअसली दी। अब उसके बाद उन्होंने सिंपल सी बात है, लोन किसको दिया था? सब प्राइम कस्टमर को। किसको दिया था? सब प्राइम कस्टमर को। सिंपल सी बात है, उनसे ये लोग इंटरेस्ट रेट भी हाई चार्ज करेंगे। जैसे नॉर्मल कस्टमर से दे वर चार्जिंग अप्रॉक्सिमेटली आप कह दीजिए 4 से 5%, ये यूएस का रेट है, हमारे यहाँ का नहीं। और यहाँ पर इनसे चार्ज कर रहे थे 9 से 10 से 12% तक, ठीक है? तो सिंपल सी बात थी, कुछ टाइम बाद ये लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे तो पक्का था। तो अल्टीमेटली दे डिफ़ॉल्टेड आफ्टर सम टाइम, ठीक है? और ये डिफ़ॉल्ट सिर्फ़ 1-2 लोगों ने नहीं किया था, एट लीस्ट दिस डिफ़ॉल्ट वाज़ इन मिलियंस इन नंबर, ठीक है? मतलब लाखों लोगों ने डिफ़ॉल्ट करना चालू कर दिया। अब सिंपल सी बात है भई, अब बैंक की धज्जियाँ उड़ जाएँगी, ठीक है? तो बैंक क्या करेंगे, अब सिम उनको लेकिन फिर भी डर नहीं था, उनको डर नहीं, ये नहीं, इसलिए नहीं था कि भई हमारे पास तो उनका घर गिरवी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे, इनका घर बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है? तो अब ये लोग जाते हैं मार्केट में घर बेचने। मान लो पहला बैंक आया, ठीक है? पहला बैंक आया, उसके पास अप्रॉक्सिमेटली 15-20 घर हैं, उसने बेचे, अपने पैसे रिकवर कर लिए। फिर दूसरा बैंक आया, उसने भी 15-20 बैंक बेचे, निकल लिया। तीसरा बैंक आया, उसने भी 15-20 बैंक बेचे, मतलब 15-20 घर बेचे, निकल लिया। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो घर की सप्लाई है, वो लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जैसे ही सप्लाई बढ़ती है, जैसे ही सप्लाई बढ़ती है, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू घट जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मान लीजिए अभी इस टाइम पे 3 एप्पल है, ठीक है? 3 एप्पल है और आप 3 दिन से भूखे हो। मैं आपको ये 3 एप्पल दूँगा, आप तुरंत खा जाओगे, मतलब आपका क्योंकि पेट खाली है। लेकिन अब मान लो आपका पेट भरा हुआ है, आपने चीज़ बर्गर, चीज़ सैंडविच सब कुछ खा लिया है। अब मैं आपको ये 3 एप्पल की जगह आपको 5 एप्पल देता हूँ, तो आप मुश्किल से 1 या 2 एप्पल खाओगे और आप बाकी एप्पल फेंक दोगे, बिकॉज़ आपको बाकी की वैल्यू नहीं है। इन शॉर्ट सप्लाई मैंने बढ़ा दी, तो सेम यहाँ पर वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर मैंने घर इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि अब लोग लेने ही नहीं चाहते हैं। मतलब एकदम से घर की जो वैल्यू है गिरना चालू हो गई। ठीक है? गिरना चालू हो गई। अब जैसे ही घर की वैल्यू गिरना चालू हो गई, मतलब घर बिक ही नहीं रहे। जब घर बिक ही नहीं रहे मतलब बैंक के पास जो पैसा है वो एनपीए बन गया है। जो बैंक्स के पास पैसा है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है अमेरिकन बैंक्स की, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, जब आपका पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है तो आप आगे क्रेडिट नहीं दे पाओगे लोगों को। अब फॉर एग्जांपल आपके पास हमारे बिल गेट्स साहब आएँगे, बोलेंगे भाई मुझे थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, मुझे अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है एंड एवरीथिंग। अब बैंक तो बोलेंगे भाई हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो आपको कहाँ से दे दें, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, जब जो बिल गेट्स को पैसा नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो इन शॉर्ट आपकी जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी और जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है भैया, ये लोग अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो एम्प्लॉयर है उनको बाहर निकालना फेंक चालू कर देंगे, ठीक है? मतलब जो वर्कर है उनको बाहर निकाल के फेंकना चालू कर देंगे। तो इन शॉर्ट आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? एक तो प्रोडक्शन भी घट रहा है और साथ ही साथ आपके यहाँ जो रोज़गार था, जो एम्प्लॉयमेंट थी वो भी कम होती जा रही है। और जीडीपी घट रही है लगातार। जब 2 क्वार्टर में जीडीपी घटी तो ये दिखा दिया कि भई यहाँ पर तो रिसेशन आ गया है। ऊपर से बहुत ही हाई अमाउंट में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ सबप्राइम क्राइसिस, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड एज़ सबप्राइम क्राइसिस। अब आपको समझ में आया कैसे हुई, ठीक है ना? बिकॉज़ यहाँ पर इन्होंने होम लोन तो रखवा लिया था, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। बट बात ये थी, इतनी ज़्यादा सप्लाई हो गई थी घरों की कि लोग अब घर खरीदना ही नहीं चाहते थे यार, ठीक है? इतना मतलब ग्रेड गिर गया था घरों का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ कुछ टाइम पहले प्रॉपर्टी का हुआ था, भई जो प्रॉपर्टी कभी 7 से 8 लाख की थी, एकदम से उसका प्राइस घट के 2 लाख के आस-पास हो गया था। ठीक है, हमें भी इसमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ था, बट क्या कर सकते हैं, और ऊपर से कुछ टाइम से तो प्रॉपर्टी का भाव नहीं बढ़ रहा है, तो और थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है? तो इसके बाद गवर्नमेंट ने इससे निपटने के लिए फिस्कल एक्टिविज़्म का फ़ायदा उठाया, मतलब सहायता ली, ठीक है? फिस्कल एक्टिविज़्म मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने कीन्स का प्रिंसिपल अपनाया, ठीक है? कीनीसियन इकोनॉमी का प्रिंसिपल अपनाया, जिसमें गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा बोरो किया, बहुत ज़्यादा बोरो किया बाहर मार्केट से, और उसके बाद क्या किया,
जैसे ही गवर्नमेंट बोरो करेगी तो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करेगी, तो एकदम से यहाँ पर क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चालू होगी। इसके बाद बैंक का जो भी पैसे थे बचे हुए, वो सरकार ने क्या किया, अमेरिकन सरकार ने किससे दिया, अपनी जेब से दिए, ठीक है, अपनी जेब से ये बैंक्स के पैसे वापस किए, और बैंक्स ने फिर दोबारा लोन देना चालू किया बड़े बड़े बिजनेसमैन को। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका है अपनी क्राइसिस से बाहर आ पाया। ठीक है, तो समझ में आया हमने कहाँ पर पढ़ा था, फिस्कल एक्टिविज्म और ये फिस्कल स्टिमुलस, ये सब कहाँ पढ़ा था हमने, फिस्कल पॉलिसी एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर। मैंने आपको बताया था कि ये सब कहाँ से टर्म्स आई थी हमारे इंडिया में, ये सब आई थी अमेरिकन क्राइसिस से। तो समझ में आया कि यूएस ने उस टाइम पे फिस्कल एक्टिविज्म, फिस्कल स्टिमुलस को अपनाया था। और अगर मान लो एक चीज़ यहाँ होती कि गवर्नमेंट लगातार अगर ये सपोर्ट दे रही थी, ठीक है, और बैंक फिर भी ऊपर नहीं बढ़ पाते, तो इसको कहा जाता है डबल डिप रिसेशन। क्या कहा था, डबल डिप रिसेशन। ठीक है, डबल डिप रिसेशन। सो बट फिर भी काम तो हो गया और अमेरिका एटलीस्ट बाहर से आ गया। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो अमेरिका तक लिमिटेड नहीं था, अमेरिका तक लिमिटेड नहीं था। इवन अभी तक उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि इसका जो सबसे भयंकर का इम्पोर्ट था, ठीक है, सबसे भयंकर का इम्पोर्ट आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट था, दैट वाज इन यूरोप। ठीक है, और वहाँ पर यूरोजोन क्राइसिस आके पैदा हुई, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि वॉज देयर एनी इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो एक्चुअली देयर वॉज वेरी लो इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन क्राइसिस ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, वेरी लो इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन क्राइसिस ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब आप पूछेंगे भाई क्यों नहीं पड़ा, जब यूरोप में पड़ा तो आपकी औकात क्या है। हमारी औकात है, बहुत ज़्यादा औकात है हमारी। तो हमारी औकात ये है कि हमारी जो मार्केट है ना, मतलब हमारी जो जीडीपी है, वो एक्सपोर्ट पे नहीं चलती चाइना की तरह। ठीक है, इसलिए चाइना हट हुआ था, हम हट नहीं हुए थे। क्यों, उस टाइम पे भी आप सोचो 2008-9 के आसपास भी अगर गवर्नमेंट के डेटा देखो तो हमारी जो इकोनॉमी थी 8% से 9% के आसपास पे ग्रो कर रही थी। जहां पर वर्ल्ड 3% भी मेंटेन करने में रो रहा था, हम वहां पर 8 से 9% पे ग्रो कर रहे थे। सो दैट वाज द टफनेस ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर पी नॉट पीवी नरसिम्हा राव, एक्चुअली डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था चीज़ों को। ठीक है, तो एक्चुअली उसका मेन रीज़न ये था कि भाई हमारी जो इकोनॉमी थी ना, वो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट ही नहीं थी। ठीक है, हमारी जो मेनली जीडीपी है, आप देख रहे हो ना, ये सब हमारी डोमेस्टिक जीडीपी है। मतलब हमारे यहाँ पर कितना प्रोडक्शन हुआ, फिर हमारे यहाँ पर कितना माल इंडिया में बिका, उससे हमारी जीडीपी डिटरमाइन होती है। बिकॉज हम एक्सपोर्ट तो मुश्किल से 2% बस करते हैं वर्ल्ड का, तो ये कोई थोड़ी ना इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, सो उस इकोनॉमिक सर्वे ने उस इकोनॉमिक सर्वे में जो आईएमएफ के हेड है, ठीक है, क्या नाम है उनका, जो लेडी है, तो उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था कि इंडिया की जीडीपी डिक्लाइन की वजह से जो वर्ल्ड की जीडीपी डिक्लाइन कर रही है। लेकिन भाई आप ये देखो, जब हमारा कंट्रीब्यूशन इंडिया तो कैसे डिक्लाइन कर सकती है। ठीक है, व्हेन वी आर नॉट बेनिफिटिंग सो मच, तो भाई कैसे हम इतना इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी जीडीपी पे। तो सिंपल सी बात है भाई, कुछ भी हो, इन लोगों का काम है डेवलपिंग कंट्री के ऊपर पूरा माथा फोड़ा थोक देना। ठीक है, तो यही किया उन्होंने। ठीक है, और ऊपर से दूसरी बात ये कि भाई यहाँ पर आप देखोगे जो यूएस की जो इकोनॉमी है, ठीक है, दैट वाज थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, मतलब बैंक पे ज़्यादा डिपेंड करती थी। और हमारी जो इकोनॉमी थी वो तो भाई कैश, मतलब कैश इकोनॉमी है हमारी। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब इतना नहीं चलता है, तो अल्टीमेटली हमें कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा था, और हमारे एक्सपोर्ट्स थे नहीं, तो वैसे भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस का कुछ खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद फील करने को आया। क्यों, बिकॉज जैसे ही वहाँ पर इम्पैक्ट हुआ, तो मतलब यहाँ से इन लोगों ने इंडिया से बहुत सारे पैसे निकाल के अपने पास रख लिए थे, तो हमारे से इन्वेस्टमेंट थोड़ी चली गई थी, वो बात हुई थी। लेकिन एक तरीके से अगर आप कहना चाहें कि अमेरिकन क्राइसिस से हमें इम्पैक्ट पड़ा, तो डायरेक्ट वे में नहीं पड़ा, बट इनडायरेक्ट वे में काफ़ी पड़ा। ठीक है, बिकॉज वहाँ पर भी लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई थी, तो जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था, हल्का सा, तो इम्पैक्ट में हमारे पड़ा। ठीक है, ऊपर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो थोड़ी बहुत कम हुई थी, ये सब हुआ था। बट डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं था, बिकॉज हम एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं थे, हम सीधे सीधे अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिपेंड थे। और हमारे यहाँ कुछ कार्ड आर्ट का सिस्टम था नहीं, कैश पे इकोनॉमी चलती थी, इसलिए कुछ खास हमें फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आर नेशनल इनकम चैप्टर। फाइन, अब इसके बाद लेट अस कम टू द यूरोजोन क्राइसिस की भाई यूरोजोन क्राइसिस क्या होती है। देखो भाई, यूरोजोन क्राइसिस वाज द मेन रीज़न फॉर ब्रेग्जिट। तो अब आई थिंक 31 दिसंबर भी हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक अब जो यूएस है, मतलब जो यूके है, उसकी ब्रेग्जिट डील इज़ डन। ठीक है, ब्रेग्जिट इज़ डन एंड यूके बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू कम आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो समझो भाई यूरोजोन होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले आप ये देखो कि जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप में आप सब जानते हो देर ईयू, यूरोपियन यूनियन, जहाँ पर अगर आप देखोगे जो यूरोपियन यूनियन है, इट इज़ अ फ्री ट्रेड एरिया। क्या है ये, फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है कि भाई वहाँ पर आप आराम से अपने जो गुड्स हैं, सर्विसेज है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी मूवमेंट अलाउ कर सकते हैं। मतलब कि भाई अगर आपको फ्रांस से जर्मनी जाना है, तो आपको कोई वीज़ा फीज़ा नहीं चाहिए, मस्त आराम से अपना सामान वामान लेके फ्रांस से जर्मनी निकल जाओ। जर्मनी से पोलैंड निकल जाना है, निकल जाओ।
पोलैंड से फिर दोबारा यूके जाना है, फिर निकल जाओ। मतलब इन शॉर्ट पूरा यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है वो पूरा समझ लो एक देश टाइप का है। मतलब वहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, आराम से आप आ जा सकते हो, ठीक है। अब लेकिन आप देखोगे तो ऐसा यूरोप में कुछ बड़ी कंट्री है, कुछ छोटी कंट्री है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे PI2GS, ठीक है, PI2GS मतलब पोर्चुगल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, ये सब छोटी इकोनॉमीज है। मतलब साइज की बात नहीं कर रहा, ये जो इकोनॉमीज है छोटी इकोनॉमीज है, ठीक है। और देखो मैंने आपको बताया था छोटी इकोनॉमी को ये फ़ायदा रहता है कि भाई इनके पास जो इनकी करेंसी रहती है वो कमज़ोर रहती है। मैंने आपको ये बताया था जिसकी भी करेंसी डेप्रिशिएट करती है, ठीक है, आप बोलना नहीं बताया था। जैसे ही किसी भी कंट्री कंट्री डेप्रिशिएट करेगी तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि चाइना बार बार अपनी करेंसी डीवैल्यूएट करता है, ठीक है, उसका जो सेंट्रल बैंक है बार बार अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर देता है जिससे कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ता रहे बार बार, ठीक है। तो उस टाइम पे जब शुरू शुरू में यूरोपियन यूनियन बना था तो उस टाइम पे फ़ायदा फ्रांस और जर्मनी को नहीं होता था। जिनकी इकोनॉमी मतलब जिनकी जो वैल्यू थी रुपीज़ की, मतलब जिनके करेंसी की वैल्यू कम थी उनको हुआ करता उस टाइम पे। पोर्चुगल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, इन सब की जो आप कह सकते करेंसी थी वो बहुत ही कमज़ोर थी, तो उनको एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। और उस टाइम पे जो उस टाइम आज जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं जर्मनी, फ्रांस, उनको फ़ायदा नहीं हुआ करता था, ठीक है, उनको फ़ायदा नहीं होता था। तो अब क्या हुआ, उन लोगों ने फिर यूरोज़ोन बनाया। यूरोज़ोन में क्या हुआ, यूरोज़ोन ने बोला कि भैया सब लोग अपनी करेंसी गिव अप कर देंगे, उसकी जगह वी विल मेक अ न्यू करेंसी व्हिच इज़ नोन एज़ यूरो, ठीक है? और ये सबको दी जाएगी और सब लोग इसी से ट्रेड करेंगे, ठीक है? सब लोग इसी से ट्रेड करेंगे, ठीक है? अब देखो, अब आप देखो इसका लॉस ये जो छोटी कंट्रीज़ को कैसे हुआ। मैंने बताया शुरू-शुरू में इनकी जो करेंसी थी, वो थोड़ी कमज़ोर टाइप की थी, मतलब डिवैल्यूएटेड रहती थी, डेप्रिशिएट रहती थी, जिससे इनको एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ता। अब बताओ ऐसा होता क्यों था? देखो उसका रीज़न ये था, कि जैसे मान लो कि मैंने ये यूरोप ले लिया, ये कंप्लीट फ्री मार्केट है। ठीक है, यहाँ पर मान लो पोर्चुगल है, ठीक है, यहाँ पर पोर्चुगल है और यहाँ पर मान लो फ्रांस है, ठीक है। अब जो फ्रांस है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मान लो ये जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी है, जर्मनी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर जर्मनी वाले लोग देख रहे थे कि भैया यहाँ पर हम पोर्चुगल में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं, चाहे तो स्पेन में भी कर सकते हैं, चाहे इटली में भी कर सकते हैं, चाहे तो यूके में भी कर सकते हैं, चाहे तो कहाँ पर कर सकते हैं, चाहे तो हम जर्मनी में कर सकते हैं। लेकिन जर्मनी की जो करेंसी है वो काफ़ी हाई वैल्यू वाली करेंसी है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी ये जो फैक्ट्री है इसको ला के पोर्चुगल में स्टैब्लिश कर देते हैं, बिकॉज वहाँ की करेंसी थोड़ी कमज़ोर है, तो वहाँ से हमें एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी, एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी, बिकॉज वहाँ की करेंसी थोड़ी चीप है, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी फैक्ट्रीज थी ना उस टाइम पे इन कंट्रीज में जाने चालू करी थी, मतलब पोर्चुगल में, इटली पे, आयरलैंड में, ग्रीस पे, स्पेन में, यहाँ पर जाना चालू कर दी थी, ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पर जा रही थी। अब ये सब चीज़ें जब जर्मनी फ्रांस को पता चली कि बोले ये तो बकवास हो जाएगा यार, हमारी जो मतलब हमारी कंपनी है वहाँ जाके काम कर रही है तो हमें लॉस हो रहा है, बिकॉज हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। तो उन्होंने इन लोगों को दबाने के लिए, ठीक है, अंदर ही पॉलिटिकली यूरोजोन बनाया। यूरोजोन में क्या था कि सबकी करेंसी सेम कर दो, ठीक है, सबकी करेंसी सेम कर दो, मतलब यूरो, मतलब अब ये पहले जो पोर्चुगल और उसके बाद इटली, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन, इन सब की जो करेंसी थी सब हटा दी और सबको यूरो दे दी गई। लेकिन ब्रिटेन ने उस टाइम पे यूरो को एक्सेप्ट नहीं किया था, इनकी अभी भी करेंसी पाउंड है, ठीक है, अभी भी इनकी करेंसी पाउंड है, ठीक है। अब जैसे ये हुआ तो ये जो एडवांटेज था ना ये पोर्चुगल और स्पेन के पास और आप कह सकते हैं इटली के पास, ये सब खत्म हो गया। क्यों? बिकॉज इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर था। उन्होंने सोचा जो भी जर्मनी वाले थे वो लोग पहले यहाँ पर इसलिए आ रहे थे बिकॉज यहाँ पर एक्सपोर्ट करना आसान हो रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर होती थी। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या कमज़ोर है, या फिर गवर्नमेंट थोड़ी यहाँ पर फ्रेंडली नहीं है। लेकिन जर्मनी में वो सब था, लेकिन बस एक्सपोर्ट प्रॉब्लम थी, तो इसलिए लोग यहाँ गए थे। लेकिन उनको लगा कि नहीं यार अब तो करेंसी सेम है, तो जर्मनी में जाके अपन एक्सपोर्ट करेंगे, बिकॉज वहाँ पर इंफ्रा बहुत अच्छा है, पॉलिसी बहुत अच्छी है। दोबारा ये लोग यहाँ पर आ गए। तो इन शॉर्ट आप देखेंगे कि शुरू शुरू में पोर्चुगल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, इन सबको फायदा हो रहा था, लेकिन बाद में यूरो जोन की वजह से, मतलब सेम करेंसी की वजह से पूरा फायदा था जर्मनी और इन सबको होने लगा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में इसे कहा जाता है यूरो जोन क्राइसिस, लेकिन एक्चुअली में यूरो जोन क्राइसिस मतलब इसे कहते हैं कि दिस वाज अ मतलब जो भी ब्रिटेन में मतलब पूरे यूरोप में प्रॉब्लम हुई उसे कहते हैं कि भैया दैट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ अमेरिकन क्राइसिस, ठीक है। बट इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ अमेरिकन क्राइसिस, इट वाज जस्ट अ यूरोजोन क्राइसिस, जो कि अमेरिकन क्राइसिस ने ओपन कर दी थी, ठीक है। आप देखोगे कैसे, अब देखो आपको समझ में आएगी कि भाई दो टाइप की कंट्रीज थी, एक थी छोटी वाली कंट्री जिनको पहले फायदा था, और एक थी बड़ी कंट्री जिनको पहले फायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद बड़ी कंट्री ने फायदा उठाने के लिए क्या किया, यूरो ला दिया, जिससे कि जो एडवांटेज था किनको, PI2GS को, मतलब पोर्चुगल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस एंड स्पेन, इनका एडवांटेज इन्होंने दोबारा ले लिया, मतलब यहाँ पर फैक्ट्री स्टैब्लिश होना चालू हो गई। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी ये जितनी भी कंट्रीज थी इनको लगातार फंडिंग मिल रही थी, ठीक है, लगातार इनको फंडिंग मिल रही थी, ठीक है, बिकॉज ये लोग यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे, तो उनको लगातार पैसे ऊपर से आ रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही अमेरिकन क्राइसिस होती है, अमेरिकन क्राइसिस में क्या होगा कि भाई ये जो यूरोप इतना एक्सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे यूएस को, वो बंद हो जाएगा, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। और यूएस ने बहुत सारा लोन भी दे के रखा होगा। जब आप सोचो कि इनका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, इनको पैसे
नहीं मिल रहे, अमेरिका का लोन है, तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि भाई ये उन्होंने जितना पैसा लिया है अब वो लोग वापस नहीं कर पाएंगे। इसको कहा जाएगा सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस, ठीक है, इसको कहा जाएगा सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस। और यही चीज़ हमें यूरोजोन क्राइसिस में कुछ कंट्रीज में देखने को मिली थी, फॉर एग्जाम्पल ग्रीस में, ठीक है। ग्रीस ने बहुत सारा लोन ले लिया था, ठीक है, और शुरू शुरू में तो जो पूरा लोन था एज अ यूरोपियन यूनियन का लोन जाता था, ठीक है, लेकिन एकदम से क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन का एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, तो यूरोपियन यूनियन ने जो लोन था वो कम करना चालू कर दिया, लेकिन ग्रीस का डिमांड अभी भी उतनी थी, तो अल्टीमेटली ये लोग पैसे वापस नहीं कर पा रहे थे, ये लोग पैसे वापस नहीं कर पा रहे थे, और जो ग्रीस था वो डिफॉल्ट कर गया, मतलब सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस में आ गया, मतलब जो पैसे लिए थे वो ये लोग पैसे वापस नहीं कर पाए, इसी को कहा जाता है सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस, इसी को कहा जाता है सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस, ठीक है। ये पूरी प्रॉब्लम थी जिसे हम कहते हैं यूरोजोन क्राइसिस। अब जैसी ये क्राइसिस आई तो सिंपल सी बात है भैया, यूरोपियन यूनियन इसको निकालने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे आईएमएफ और ईसीबी और यूरोपियन कमीशन ने मिलके एक बॉडी बनाई जिसको नाम दिया ट्रोकिया, ठीक है, ट्रोइका नाम दिया। और ये ट्रोइका क्या करना था भैया, इसका ये था कि जो कंट्री में प्रॉब्लम आई है उन सब कंट्रीज़ को क्या दिया जाए कि पैसे दिए जाए और अलग अलग जगह जॉब दी जाए वहाँ के लोगों को, जिससे लोग बाहर निकल आए। अब आप सोचो, इंग्लैंड जिसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, जो कि बड़ी कंट्री थी, उससे आप पैसे लेके ग्रीस को बांट रहे हो, जिसने अपने लोगों के ऊपर खर्चा किया और बेकार पॉलिसी अपनाई, ठीक है। अब ये जो जॉब्स हैं आप ग्रीस वालों को अमेरिका इंग्लैंड में दे रहे हो जहाँ पर ऑलरेडी क्राइसिस है, ठीक है, तो इट विल बिकम अ पॉलिटिकल इशू कि भैया हमारे यहाँ खुद के यहाँ जॉब कम है, हमारे यहाँ खुद के यहाँ पैसे कम है, और आप ये ग्रीस वालों को बांट रहे हो। तो ये एक एक्चुअली में पॉलिटिकल इशू बन गया और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होना चालू हो गया। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला कि भैया आई विल डू द ब्रेक्जिट, और उसके बाद कंप्लीट आपने देखा कि जो भी प्रोसेस कंप्लीट हुई और 31 दिसंबर को अल्टीमेटली जो यूरोपियन यूनियन मतलब जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया, और इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू कम आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब यहाँ पर हम ब्रेक्जिट नहीं पढ़ने वाले हैं, बस आई वॉज टेलिंग द इम्पैक्ट ऑफ यूरोजोन ऑन द ब्रेक्जिट, ठीक है। ये मतलब दैट वॉज अ मेजर रीज़न कि भाई हमारी क्या गलती है जिससे कि आप हमारे पैसे इनको बांट रहे हो, क्यों हमारी जॉब उनको बांट रहे हो, तो दिस बिकेम अ पॉलिटिकल इशू, ठीक है। तो जिसकी वजह से ब्रेक्जिट हुआ। अब इसके ब्रेक्जिट के बहुत सारे इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। पहला इंपैक्ट हम ईयू के ऊपर देखते हैं। अगर आप ईयू के ऊपर देखें तो भाई ईयू का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था ब्रिटेन, अब वो नहीं रहेगा तो ईयू की थोड़ी वैल्यू कम होगी, ठीक है। साथ ही अगर आप देखोगे तो ईयू अब थोड़ा बहुत कमज़ोर होगा और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम होगी, बिकॉज अभी तो ईयू और अमेरिकन यूनियन सबके साथ, मतलब अमेरिका सबके साथ डील कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ब्रिटेन भी होगा, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू अमेरिका। और आप भूलिए मत कि ब्रिटेन वॉज वंस अ सुपर पावर, ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट पावर इन द टाइम्स ऑफ 20th सेंचुरी, तो आप ये मत भूलिएगा कभी, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ कंट्रीज़ को लगे कि हाँ यार हमारी भी कोई गलती थोड़ी ना कि हम जो ब्रिटेन मतलब जो ग्रीस का कर्जा भरेंगे, हम क्यों भरें ग्रीस का कर्जा, उसने कर्जा लिया वो भरे, तो हम अपनी जेब से क्यों भरें। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसे कंट्री कर सकें और भी यूँ से बाहर आ जाए, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर आप देखो जो यूरोपियन यूनियन का अलग से कल्चर बना हुआ है कि उनके यहाँ फ्री ट्रेड है, इसके बाद लिबरलिज्म है, ये है वो है, तो वो कल्चर भी धीरे खत्म होता जाएगा और आप कह सकते हैं दोबारा जो यूरोप है अपने आप में लड़ना चालू कर सकता है जैसे साउथ एशिया भी लड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन पे फर्क पड़ेंगे, एक्चुअली देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन ब्रिटेन एज वेल। जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जैसे कि अब जो जॉब्स है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन वाले लोगों को मिलेगी, ठीक है, किसी और को नहीं मिलेगी। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट डिपेंड्स ऑन द सेंटिमेंट, अगर जितने सेंटिमेंट्स हैं, जितने हाई सेंटिमेंट्स हैं, उतने आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर पाउंड के अगेंस्ट सेंटिमेंट थे, तो पाउंड की वैल्यू लगातार गिर रही है, अभी भी गिर रही है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद कोप अप कर लेगी, डोंट वरी। इसके बाद अगर आप देखें कि भाई अब इसके बाद जो शुरू शुरू में ब्रिटेन बहुत ही आसानी से एक्सपोर्ट कर रहा था यूरोपियन यूनियन में अपनी चीज़ों का, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो कंपनी ब्रिटेन में थी जिनको लगता था कि भैया यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट है तो हमें यूरोपियन यूनियन में अच्छे से एक्सपोर्ट करने मिलता है, तो वो कंपनीज भी ब्रिटेन को छोड़ के दोबारा कहीं फ्रांस जर्मनी में चली जाएंगी, ठीक है। और हो सकता है कि अब ब्रिटेन अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए कुछ इंडिया और चाइना जैसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करे, उनसे फ्री ट्रेड डील करे, तो ऐसा भी हो सकता है। और साथ ही साथ एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है ब्रिटेन में कि भैया स्कॉटलैंड ने डिमांड की है कि भैया हमें आपसे अलग होना, बिकॉज आप ईयू से अलग हो गए हो, ठीक है, बिकॉज आप ईयू से अलग हो गए हो। उसका देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। और इसके बाद ग्लोबल लेवल पे आप देखो तो हो सकता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ब्रेक्जिट है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन, मतलब अब पीपल आर नॉट बिलीविंग इन ग्लोबलाइजेशन, दे वांट टू कम आउट द मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से इसका इम्पैक्ट चालू हो रहा था, मतलब इसे स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद हमारे ट्रम्प साहब ने बहुत बकवास की कि भैया WTO खराब है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बट वो सब आके देखा जाएगा। बट ये दीज आर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ यूरोजोन क्राइसिस एंड ब्रेक्जिट। तो आई होप आपको यूरोजोन समझ में आया होगा, क्राइसिस समझ में आई होगी, आपको ये समझ में आया होगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको अमेरिकन डिसीजन भी समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।